हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। मेरा नाम है सीए यशवंत एंड आप मेरे साथ देख रहे हैं सीए फाइनल एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन की क्लासेस जो कि रहने वाली हैं आपकी सेट सी एसक्यूएम के लिए। ठीक है, तो हमने जो स्टार्ट किया था कल एनआर टैक्सेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि आपकी आईसीआई मॉडल के अकॉर्डिंग एनआर टैक्सेशन का पार्ट है। वैसे तो मैंने एनआर टैक्सेशन अपना सेकंड लेक्चर से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो आपके सीए फाइनल की मॉड्यूल के अंदर चैप्टर 1 जो कि बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन है वहाँ वो पार्ट कवर था। लेकिन जो आपकी एक्चुअल एनआर टैक्सेशन का जो चैप्टर है चैप्टर 2, उसका जो पार्ट है हमने कल से स्टार्ट किया था। तो कल हमने इसमें देखा था कि कुछ सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या कवर होगा, हमने ये सब देखा था इसके अंदर। उसके बाद हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, कि आप इसमें क्या इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, जिसमें हमने देखा था बेसिकली कि कौन सी इनकम इंडिया के अंदर अक्लोराइज होगी। ठीक है, उसके बाद में हमने कुछ कैटेगरीज ऑफ इनकम देखी थी, उसकी टैक्सेबिलिटी देखी थी, जिसमें सबसे पहले हमने रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस देखा था कि कौन सी रॉयल्टी इंडिया के अंदर अक्रूड एंड अराइज होगी और टैक्सेबल होगी नॉन रेजिडेंट के हाथ में। उसकी हमने कुछ एक्सेप्शंस देखी थी। एंड उसके बाद में हमने देखा था परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट, कि अगर किसी नॉन रेजिडेंट का इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, और उसका सेक्शन था सेक्शन 44 डीए। ठीक है, हमने सेक्शन 44 डीए देखा था, जिसमें सबसे पहले हमने एलिजिबल एसएससी देखा कि आपका कौन सा एसएससी एलिजिबल होगा इसके लिए। फिर टैक्सेबल हेड, किस हेड में उसकी इनकम टैक्सेबल होगी। उसके अलावा कौन से ऐसे एक्सपेंस है जो कि अलाउड नहीं होंगे डिडक्शन में। उसके अलावा हमने कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स देखी थी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको कब मेंटेन करने हैं, कब उसका ऑडिट करवाना है, उसकी क्या टाइमलाइन है। ठीक है, हमने देखा था। उसके बाद वो केस जहां पर नॉन रेजिडेंट का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है लेकिन वो उसकी इनकम है इंडिया से, देन उस केस में सेक्शन 115A सबसेक्शन बी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अंदर हमने देखा था 20% की रेट एप्लीकेबल होती है जब पर्सन कोई है इंडिया के अंदर से इनकम कमा रहा है, और उस केस में उसको कोई भी एक्सपेंडिचर का अलाउंस नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। साथ में बुक्स ऑफ अकाउंट भी फर्निश करने की जरूरत नहीं है अगर उसकी इनकम ओनली इंटरेस्ट और डिविडेंड से है और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस एंड रॉयल्टी से है। उसके अलावा उसकी कोई और भी इनकम नहीं है, और साथ में उसका टैक्स डायरेक्ट होता है 20% या DAA की रेट से। ठीक है, फिर हमने इसी का एक क्विक रिकैप देखा था। ठीक, उसके बाद हमने देखा था डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अगर नॉन रेजिडेंट इंडिया से डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम कमा रहा है तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, जिसमें हमने देखा था अगर वो डिविडेंड जो है इंडियन कंपनी पे कर रही है तो कुछ भी केस हो वो नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इंडिया के अंदर अक्रूराइज माना जाएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है, डिविडेंड का केस हमने देख लिया, कोई भी केस हो डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा अगर इंडियन कंपनी पे कर रही है आउटसाइड इंडिया। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट के केस में अगर पर्सन रेजिडेंट इंडिया का इंटरेस्ट पे कर रहा है, जो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, अक्रूड अराइज इंडिया के अंदर होगा। लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शन थी कि वो जो पैसा है वो इंडिया के बाहर किसी बिजनेस में पर्पस हुआ हो और इंडिया के बाहर ही कोई बिजनेस में यूज किया गया हो। ठीक है, उसके अलावा अगर इंटरेस्ट इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है तो डीम टू बी अक्रूराइज इन इंडिया माना जाएगा और नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर कोई नॉन रेजिडेंट किसी नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो ओनली एक ही केस में इंडिया में डीम टू बी अक्रूराइज होगा, तो वो पैसा इंडिया के अंदर किसी बिजनेस में यूज किया गया हो। ठीक है, उसके बाद में देखा था हमने कुछ फॉलोइंग डिविडेंड इनकम थी जो कि नॉन रेजिडेंट के हाथ में एग्जेम्प्ट होगी, जिसमें क्या था कि अगर एनआरई अकाउंट मेंटेन किया है फेमा के अकॉर्डिंग तो उसके लिए अंदर जो भी इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमने देखा था कि आउटसाइड इंडिया के कुछ बॉन्ड्स अगर परचेज हो रहे हैं तो उसके लिए भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा एक केस देखा था, ये रहा। उसके अलावा हमने एक केस देखा था कि अगर इंटरेस्ट मिल रहा है किसी डिपॉजिट में जो कि एज शेड्यूल बैंक में कोई फॉरेन बैंक कर रहा है तो उसके लिए भी वो उसमें जो इंटरेस्ट है वो कि अपना एग्जाम हो जाएगा। फिर हमने कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ इनकम के लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ टैक्स रेट देखी थी जो कि आपको रिमेंबर करनी है, ये आपके एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। ठीक है, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे, वही किस एक्सपेंडिचर आपका डिसअलाउ हो जाएगा, कोई भी एक्सपेंडिचर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। साथ में चैप्टर 6 है कि आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं होंगी, आपको कोई भी रिटर्न फर्निश करने की जरूरत नहीं है अगर आपकी इनकम केवल इंटरेस्ट और डिविडेंड से है, रॉयल्टी से एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज से है, और साथ ही में आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्विक रिकैप है कल की क्लास का। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप कैपिटल गेन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके सीए फाइनल के टैक्सेशन के अंदर भी कवर होता है, लेकिन हम एक बार इसको यहाँ भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके कोर्स का पार्ट है तो हम यहाँ भी देख लेते हैं। तो सेक्शन 9(1) जो है वो डील करता है कैपिटल गेन से। तो कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन बेसिकली जब आप अपना कोई भी असेट्स किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं उसके ऊपर आपने जो भी पैसा अर्न किया है वो आपके जो टैक्स होगा आपका
कंपटीशन के अंदर कैपिटल गेन्स के अंदर आएगा। ठीक है, इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स के अंदर कंप्यूट होता है वो, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन हमारा क्या बात कर रहा है। हमारा सेक्शन बात कर रहा है कि 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 आपका कैपिटल गेन जो अराइज हो रहा है किसी भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने में, जो कि इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, वो हमारा अक्रूड अराइज माना जाएगा इंडिया के अंदर। कब? जब आपका जो कैपिटल एसेट्स है वो मूविंग है या फिर इमूवेबल है, टेंजिबल है या इंटेंजिबल है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैपिटल एसेट की कंडीशन में आना चाहिए। और अगर वो ट्रांसफर हो रहा है और सिचुएटेड है इंडिया के अंदर, तो मान लिया जाएगा डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया, उसकी इनकम मानी जाएगी। ठीक है, दूसरा, उसका जो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर है उसका, वो इंडिया में भी हो सकते हैं, इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं। उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो इंडिया के अंदर है या इंडिया के बाहर है। और जो पेमेंट है वो भी इंडिया के अंदर आप कर सकते हैं या इंडिया के बाहर कर सकते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिक कंडीशन यही है कि जो ट्रांसफर हुआ है, वो जो एसेट है वो सिचुएटेड आपका इंडिया के अंदर होना चाहिए। बस, अगर सिचुएटेड इंडिया के बाहर है तभी कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर इंडिया के अंदर सिचुएटेड है तो हमारा कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात करता है सेक्शन 45। ये आपका आ गया सेक्शन 45। सेक्शन 45 क्या बात करता है कि जो प्रॉफिट एंड गेन अराइज फॉर ट्रांसफर कैपिटल एसेट की, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने में जो भी आपका प्रॉफिट एंड गेन अराइज होगा वो आपका चार्जेबल होगा कैपिटल गेन्स के अंदर। ठीक है, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स के अंदर चार्जेबल होगा। ठीक है, अब इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं कि आपको कैपिटल गेन्स के अंदर कब आप उसको चार्ज करेंगे। जब देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट, कि पहले कैपिटल एसेट होना चाहिए। कंडीशन जो है कैपिटल एसेट की, वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या कंडीशन है अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, दूसरी क्या है, कैपिटल एसेट ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, बेसिक सी बात है कि अगर हम टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं कैपिटल गेन्स के अंदर, तो कैपिटल गेन्स तो होना ही चाहिए। ठीक है, कैपिटल एसेट के बिना कैपिटल गेन्स कैसे हो सकता है। ठीक है, आपको बिजनेस की इनकम है तो पीजीबीपी में जाएगी, कैपिटल गेन्स में तो आ नहीं सकती है। तो कैपिटल गेन्स में आने के लिए कैपिटल एसेट होना चाहिए। दूसरा, वो ट्रांसफर होना चाहिए। अगर वो ट्रांसफर होगा तभी तो आपका इनकम जनरेट होगी। अगर वो ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है तो उस केस में इनकम तो जनरेट हो ही नहीं रही है। और दूसरा, जो ट्रांसफर है वो प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, क्योंकि हम करंट ईयर में जो भी टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर करते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपकी बात। ठीक है सर, अब आप बोलेंगे सर कैपिटल एसेट्स क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 बात करता है इनकम टैक्स एक्ट का, जो डिफाइन करता है कैपिटल एसेट्स को। ठीक है, वो क्या बोलता है, कैपिटल एसेट्स क्या होता है। कैपिटल एसेट्स का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी किसी भी तरह की, हेल्ड बाई एंड असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद इन हिज बिजनेस और प्रोफेशन, कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो। ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है प्रॉपर्टी कैसी भी हो, और उसको प्रॉपर्टी को असेसी ने हेल्ड कर रखा है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, जो कि एसएससी आपका होल्ड करके बैठा है अपने बिजनेस के लिए या विदाउट बिजनेस, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है सर, मान लिया। दूसरा, दूसरा सर कौन सा होता है आपका, एक मिनट दीजिएगा मेरे को थोड़ा। जी, दूसरा क्या है, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर विच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटी एज पर सेबी रेगुलेशन। अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो कुछ भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपके कैपिटल एसेट्स का पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा, आ यूलिप विच इज इशूड ऑन और आफ्टर 1/2/2021, 1 फरवरी 2021 के बाद जो भी यूलिप इशू हुए हैं वो भी आपके पार्ट हो जाएंगे कैपिटल एसेट्स के। ठीक है, जो कि जिसके ऊपर सेक्शन 1010D की जो आपकी एग्जेम्पशन है वो अप्लीकेबल नहीं होती है। तो सर सेक्शन 1010D क्या है, तो सब देखते हैं। तो इसके लिए क्या है कि बेसिकली कॉन्सेप्ट आया था यूलिप का। ठीक है, यूलिप क्या होता है आप ये समझिए पहले। यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, ये आपका यूलिप होता है। तो बेसिकली क्या था हमारे इंडिया में कॉन्सेप्ट होता था पहले, पहले क्या अभी भी होता है इंश्योरेंस पॉलिसी का। इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि आप ना प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और वो आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि अगर आपको कुछ हो जाता है, अगर आपको कुछ नुकसान हो जाता है, तो वो आपको पे करेंगे, पे फॉर डैमेजेस। ठीक है, पे फॉर डैमेजेस करेंगे आपको। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है, आपका पैसा जो है वो ब्लॉक हो रहा है।
आप इंश्योरेंस कंपनी को दिए जा रहे हैं पैसा, और अगर आपको कुछ हो जाता है उसके बाद ही आपको आपके डैमेजेस का पे मिलेगा। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी थी उन्होंने कहा, हम एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि हम आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम का जो अमाउंट है उसका कुछ पार्ट, सम पार्ट जो है आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे जो आपको रिटर्न आएगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, रिटर्न टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे प्लान होते हैं कि मान लीजिए आपका 2 लाख का पर एनम का प्रीमियम बनता है। ठीक है, आपने 2 लाख पर एनम प्रीमियम पे करा है, मान के चलिए। इसमें से क्या होगा, इन केस हम एक प्लान डिस्कस कर रहे हैं जो कि एक यूलिप का प्लान है, 80% जो है आपका वो हो जाएगा इन्वेस्ट, और 20% का आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्या, इंश्योरेंस। ठीक है, कुछ इस तरह के प्लान होते हैं। तो इसमें आप 2 लाख देते जाएंगे, और मान लीजिए आपने 5 महीने 5 साल तक दिए, तो आपने 10 लाख पर एनम का अपने कंपनी को प्रोवाइड कर दिया है, इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, तो ये पैसा जो है आपका म्यूचुअल फंड में, यूनिट्स में आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, 5 साल बाद आप इस पैसे को रिडीम कर सकते हैं, इसकी जो भी एक्चुअल वैल्यू चल रही होगी। ठीक है, या फिर आप 5 साल बाद आपने पैसा देना तो बंद कर दिया है, लेकिन ये आपकी पॉलिसी जो है कंटिन्यू रहेगी, और ये यूनिट्स जो है शेयर मार्केट में इसके पैसे बढ़ते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे। और इस पीरियड में जब तक आपने ये पॉलिसी ले रखी है, जब तक आपका पैसा इन्वेस्ट हो रखा है, आपने रिडीम नहीं कर रखा है, आपको कुछ सर्टेन अमाउंट की इंश्योरेंस भी साथ में मिलेगी। आप नॉर्मल अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आपको कुछ हो जाता है, तो आपको वो जो पैसा है आपका, वो आपके कोई फैमिली मेंबर विड्रॉ कर सकता है, लेकिन आपको कुछ इंश्योरेंस का पार्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आपने पॉलिसी ले रखी है 5 साल की, और सेकेंड ईयर में ही आपका कुछ डेथ वगैरह हो चुकी है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपने अभी तक 2-2 लाख करके 4 लाख इन्वेस्टमेंट किया था, और 4 लाख की मान लीजिए मार्केट वैल्यू भी चल रही है 4,20,000। ठीक है, लेकिन आपका जो इंश्योरेंस कवर था इस केस में वो था 40 लाख का। मान लीजिए पॉलिसी का प्लान था, तो आपको 40 लाख कंपनी पे कर देगी, क्योंकि आपका इंश्योरेंस कवर ये था। ठीक है, लेकिन अगर आप विड्रॉ नहीं, आपको कुछ भी नहीं होता है मान लीजिए, और आपके आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, आपके आफ्टर 5 ईयर ये जो पॉलिसी है वो आपको, प्रीमियम तो बंद हो चुका है, प्रीमियम तो बंद हो चुका है, लेकिन इंश्योरेंस स्टिल वर्क। ठीक है, आपका इंश्योरेंस अभी भी है, और आपको मान लीजिए आफ्टर 10 ईयर कुछ डेथ वगैरह कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, तो आपको उस केस में वही जो आपका एग्रीड अमाउंट था 40 लाख का, वो आपको कंपनी पे करेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं होता है, इन केस आपको कुछ भी नहीं होता है, तो क्या होगा, आप अपना पैसा जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या था, ये क्यों आया है कॉन्सेप्ट, सबसे पहले ये समझिए। ठीक है, तो क्या होता था, जब आप LIC की प्रीमियम पे करते थे, और LIC की जब मैच्योरिटी होती थी, तो वो टैक्सेबल हुआ करती थी। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट आया। तो हम क्या बोल रहे थे कि जो LIC की प्रीमियम की मैच्योरिटी है वो नॉन टैक्सेबल होती है। ठीक है, नॉन टैक्सेबल। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका टैक्सेबल हो जाता है कैपिटल गेन्स के अंदर। ठीक है, तो लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि हम इसको कंबाइन कर देते हैं, और हम इसको एक इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम दे देते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी का आपने नाम दे दिया, और आप सेक्शन 1010D की टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं, जो कि LIC को मिलता है। तो LIC का इसको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन है ही एक्चुअल में म्यूचुअल फंड ही। तो गवर्नमेंट ने कहा, ना बाबा ना, ऐसा नहीं चल पाई। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी तो वैसे ही दिमाग लगाती रहती हैं लोगों की जेब से पैसा निकलवाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं 2.5 लाख के ऊपर। देख लीजिए क्या है, 2.5 लाख फॉर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, कि अगर आप एनुअल प्रीमियम
2.5 लाख से ऊपर दे रहे हैं तो ये आपके हाथ में सर टैक्सेबल हो जाएगा अबव 2.5 लाख अमाउंट। ठीक है, अब लोगों ने कहा सर ठीक है, हम एक पॉलिसी नहीं लेते हैं 2.5 लाख की, हम क्या करते हैं, एक पॉलिसी ले लेते हैं 1 लाख की, दूसरी 1.5 लाख की। ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं, दूसरी भी हम लेते हैं 1 लाख की, तीसरी लेते हैं ऐसे, सॉरी थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा रियलिस्टिक अलग बनाते हैं जो कि ज्यादा वो, दूसरी ले लिया 1,30,000 की और तीसरी ले लिया 2 लाख रुपए की। ठीक है सर, अब क्या, अब तो नहीं मिलना, टैक्स बेनिफिट मिल जाना चाहिए 1010D के अंदर, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं मिलेगा आपको। फर्स्ट इस पे मिल जाएगा, इस पे मिल जाएगा। अब आपकी 2.5 लाख की लिमिट में कितनी बच गई, 20,000। अगली तीसरी पॉलिसी आपकी 20,000 से ज्यादा है तो आपको इस पे नहीं मिलेगा, तो आपको ओनली 2,30,000 के ऊपर ही टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया था। पहले इसकी पूरी पॉलिसी पे आपको सेक्शन 1010D के अकॉर्डिंग इसमें आपको मैच्योरिटी के ऊपर आपको मिल जाता था टैक्स बेनिफिट, लेकिन अब नहीं मिलता। ठीक है, तो ये देखिए यही बोल रहा है, अ यूलिप विच इज इशूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021, कोई भी यूलिप 1 फरवरी 2021, ये जो अमेंडमेंट थी 1 फरवरी 2021 के अकॉर्डिंग आई थी, तो टू विच एग्जाम्पशन द 1010D डज नॉट अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल एक्सीडिंग 2.5 लाख। ठीक है, अगर आपका प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा का है और आपको 1010D की एग्जाम्पशन नहीं मिलती है तो वो आपका कैपिटल सेट मान लिया जाएगा और उस पर आपके कैपिटल गेन्स के प्रोविजन लग जाएंगे। ठीक है, इन केस वेयर प्रीमियम इज पेबल फॉर मोर देन 1 यूलिप, प्रीमियम जो पे कर रहे हैं मोर देन 1 यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि आपने एक से ज्यादा यूलिप लेनी है एंड एग्रीगेट प्रीमियम अमाउंट सच यूलिप्स आर ग्रेटर देन 2.5 लाख, उनका जो टोटल अमाउंट है वो प्रीमियम का 2.5 लाख से ज्यादा जा रहा है फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर, किसी भी प्रीवियस ईयर के अंदर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एनी सच यूलिप्स द एग्जम्पशन अंडर 1010D would be available in respect of any of those ULIPs एट ओपिनियन ऑफ द एसएससी, वो एसएससी का ओपिनियन है, वो कौन कौन सी चूज कर सकता है। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी वो अपनी मर्जी से चूज कर सकता है। ठीक है, देखिए अगर मेरे वाले केस में अगर एसएससी बोलता है कि सर ठीक है मेरे को 2 लाख वाली पे दे दीजिए, पहली पहला फर्स्ट ये लेता है वो, तो सर उसके बाद तो 2.5 लाख की लिमिट तो ना इस पे मिलेगा ना इस पे मिलेगा। ठीक है, पहला उसके पास ऑप्शन था तो उसको खाली 2 लाख पे मिल रहा है, दूसरा ऑप्शन था इस पे ले ले इस पे ले ले इस पे छोड़ दे। ठीक है ना, तो वो इन दोनों पे लेना उसके लिए बेनिफिशियल है, तो ये एसएससी के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो कौन कौन सी यूनिट लेगा अपनी उसकी मर्जी, लेकिन वो 2.5 लाख से नीचे नीचे की होनी चाहिए। 2.5 लाख से ऊपर का अमाउंट अगर एक्सटेंड हो रहा है तो वो आपकी कैपिटल गेन्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आइए आपको मेरी बात समझ, ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। तो सर आपने कहा कि प्रॉपर्टी, सबसे पहला केस लिया आपने प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, तो सर हर तरह की प्रॉपर्टी पे आप टैक्स लगा देंगे, जी नहीं, नहीं लगाएंगे। इसमें कुछ हमने इसकी एक्सेप्शन दे दी, क्या दी, सबसे पहली बात नॉर्मल कंडीशन समझिए, आपकी कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी है, किसी भी काइंड की प्रॉपर्टी है वो आपकी कैपिटल सेट मानी जाएंगी, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शन है। पहली, स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर कुछ आपका स्टॉक है तो सर वो आपकी कैपिटल नहीं है, उसमें कैपिटल सेट नहीं माना जाएगा, वो स्टॉक है और उस पर नॉर्मल बिजनेस के कॉन्सेप्ट लगेंगे, लेकिन वो आपका कैपिटल सेट्स के अंदर नहीं आएगा। आपका स्टॉक, कैपिटल सेट्स क्या होगा, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लाइक आपने कुछ मशीनरी इंस्टॉल कर रखी है, आपने प्लांट लगा रखा है, तो वो आपका कैपिटल सेट्स है, उस पर कैपिटल एसेट्स के प्रोविजन लगेंगे। लेकिन जो चीज आप अपने बिजनेस में बेच रहे हैं, नॉर्मल जो आपका स्टॉक है, उस पर कैपिटल गेन्स के प्रोविजन नहीं लगेंगे। ठीक है, दूसरा पर्सनल इफेक्ट, आपके कुछ पर्सनल यूज के आइटम्स, ठीक है, आपके क्रीम पाउडर या आप अपनी नॉर्मल कुछ भी पर्सनल इफेक्ट की चीजें यूज कर रहे हैं, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वियरिंग अपरेल्स, आप कुछ कपड़े हैं आपके पास, महंगे महंगे अच्छे अच्छे कपड़े हैं आपके पास में, ठीक है, आप ज्वेलरी यूज कर रहे हैं, तो ये पर्सनल इफेक्ट आइटम आ गया। लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है। पर्सनल इफेक्ट में क्या क्या आते हैं पहले आप देख लीजिए। पर्सनल इफेक्ट जो भी चीज आप पर्सनल यूज में ले रहे हैं, कार्स हो गई, ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए, ठीक है, कुछ भी पेंटिंग आर्कियोलॉजी चीजें हो गई, ठीक है, आप वॉचेस हो गई, सस्ती हो सकती है महंगी हो सकती है, सारी चीजें पर्सनल इफेक्ट होती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जो पर्सनल इफेक्ट हैं लेकिन कैपिटल एसेट्स का पार्ट बनेंगी वो, ये हम देख रहे हैं जो कैपिटल एसेट्स की एक्सक्लूजन है, जो कि कैपिटल एसेट्स का पार्ट नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन की भी एक एक्सेप्शन है जो कि एक्चुअल में कैपिटल एसेट्स का पार्ट हो जाएंगे। वो क्या है, ये ज्वेलरी, कि आपके पास ज्वेलरी है महंगी महंगी,
तो सर आपने कहा सर ये तो पर्सनल इफेक्ट का आइटम है तो मैं पर्सनली यूज देता हूँ। जी नहीं, ये आपका कैपिटल एसेट्स है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ज्वेलरी के अंदर। ठीक है, मेन पर्पस इंसान का ज्वेलरी लेना, उसको पहन के घूमना नहीं होता है, उनका मेन पर्पस होता है कि इन्वेस्टमेंट करना ज्वेलरी के अंदर। तो इवन ये पर्सनल इफेक्ट का आइटम है, लेकिन ये जो है एक्सेप्शन में कवर नहीं होगा और ये कैपिटल एसेट्स के अंदर आ जाएगा। दूसरा, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, आपको पुरानी पुरानी चीजों का कलेक्शन करने का शौक है, पुरानी मूर्तियां, पुरानी चीजें, ठीक है, आर्कोलॉजिकल चीजों का, तो ये आपकी पर्सनल चीजें, पर्सनल चॉइस, आपको पर्सनल आप यूज करते हैं इसको, लेकिन ये इनकी कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है और आप एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी, तो ये आपका कैपिटल एसेट्स का पार्ट होगा और कैपिटल गेन्स के प्रोविजन इसके ऊपर लग जाएंगे। ठीक है सर। दूसरा, ड्राइंग्स, आपको ड्राइंग्स का, पिक्चर्स का, पेंटिंग्स का, इसका, स्कल्पचर्स का, तो आर्ट, एनी वर्क, मतलब कोई भी किसी भी तरह का आर्ट का आपको शौक है, ठीक है, तो आप उसको कह सकते हैं पर्सनल इफेक्ट का आपका आइटम है, लेकिन ये आपका कैपिटल गेन्स के अंदर कवर हो जाएगा और इस पे कैपिटल गेन्स लगेंगे। तो मैंने इसके लिए एक निमोनिक बनाया, डीपीएस जा, दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस। तो किसी को बोल रहे हैं भाई तू डीपीएस जा, स्कूल में जा, ठीक है भाई, भगाओ उसको, स्कूल भगाओ, डीपीएस जा। तो आप ये याद कर सकते हैं, डीपीएस इसमें ड्रॉइंग्स एन डी, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स पीएस, एंड ज्वेलरी जे, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन का ए, एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट का ए। तो ये निमोनिक है। ठीक है सर। तो हम कहाँ थे? हम थे कैपिटल गेन्स पढ़ रहे थे कि कैपिटल गेन्स में क्या क्या आते हैं। एक मिनट, हम देख रहे थे कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं। कैपिटल एसेट्स में हम देखा प्रॉपर्टी, सिक्योरिटीज जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्ड करते हैं, और यूलिप, जिसमें प्रॉपर्टी की हमने कुछ एक्सेप्शन देखी। पहली स्टॉक एंड ट्रेड, दूसरा पर्सनल इफेक्ट, और पर्सनल इफेक्ट की भी कुछ एक्सेप्शन देखी। और तीसरा एक्सेप्शन है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपके पास में कोई गाँव में एग्रीकल्चर लैंड है तो आपके कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं होगा और उस पर कैपिटल गेन्स की प्रोविजन नहीं लगेगी। और ये एक मेन पॉइंट है जहां पर लोग टैक्स की सेविंग करते हैं या अपना पैसा एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं। ठीक है। और हो गया 6 and 5% गोल्ड बॉन्ड्स, ठीक है, एंड 7% गोल्ड बॉन्ड। ये कुछ गोल्ड बॉन्ड है जो कि आपने इशू हुए हैं। कौन कौन से हैं? 6.5 गोल्ड बॉन्ड्स 1997, 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991, इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के इशू करे हुए कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड है, आपको उनके नाम रिमेंबर करने पड़ेंगे। ये जो है एक्सेप्शन दी गई है, ये आपके कैपिटल एसेट्स का पार्ट नहीं है। दूसरा, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, ठीक है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2050। गवर्नमेंट जो है दो गोल्ड की स्कीम लेके आई थी। पहली थी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशू थे कि गवर्नमेंट ने कहा आप पर्सनल गोल्ड आप लेते हैं, मतलब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप गोल्ड खरीदते हैं। तो गोल्ड के लिए इंडिया में तो गोल्ड की प्रोडक्शन होती नहीं है, तो इंडिया के बाहर से गवर्नमेंट को गोल्ड इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इस इम्पोर्ट को कम से कम करने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी कि आप फिजिकल गोल्ड मत खरीदिए, हम आपको गोल्ड के बॉन्ड इशू कर देते हैं, जिसके प्राइस आपके मार्केट के रेट के होंगे गोल्ड के। और जब आप इसको बेचेंगे तो आपको गोल्ड का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा आपको वो मिल जाएगा। इसमें आपको क्या फायदा होगा? आपको ये फायदा होगा कि अगर आप गोल्ड की कोई ज्वेलरी लेते हैं तो उसके ऊपर आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, एंड जब आप उसको बेचने जाते हैं तो भी आपको उसका पूरा पैसा नहीं मिलता है। उसमें आपको ज्वेलर है वो बोलता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंट की मिलावट है, तो आपको उसका पैसा काट के मिलता है, तो आपको गोल्ड में नुकसान होता है। तो आप लोगों के लिए फायदा होगा कि आप बॉन्ड ले लीजिए और आपको करंट मार्केट प्राइस गोल्ड का उस समय मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? गवर्नमेंट का प्रोडक्ट का पैसा बचेगा, गोल्ड कम से कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंडिया का जो डॉलर है स्टॉक है वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो गवर्नमेंट लेके आई थी 1999 के अंदर एक गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड स्कीम लेके आई थी। और दूसरी गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट करे थे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत, जो कि 2015 में आई थी और 2018 में गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी थी। तो अगर आपके पास इस टाइप के कुछ बॉन्ड्स हैं तो आपको उसको बेचने पे कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। तो ये भी गवर्नमेंट ने फायदा दिया गया था, इसीलिए दिया गया था ताकि इस स्कीम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना गोल्ड छोड़ के सर्टिफिकेट्स पे आ जाए, तो इसलिए उसको कैपिटल गेन्स के प्रोविजन से बाहर रखा गया था। ठीक है सर, बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का, कि कौन सा असेट्स आपकी शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आएगा और कौन सा लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आएगा। तो सर बात आती है हमको जरूरत ही क्यों पड़ी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में उसको क्लासीफाई करने की। तो सर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के टैक्स रेट डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, एंड आप आपने नॉर्मल टैक्स रेट चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। जिसमें क्या था कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स रेट थोड़ी ज्यादा लगती है, जो कि अराउंड 15% होती है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको टैक्स रेट कम लगती है, जो कि अराउंड 10 लाख होती है, 10% होती है। और आपको उसमें 1 लाख का एक मार्जिन भी दिया जाता है कि अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से कम है तो आपको टैक्स फ्री हो जाता है।
ठीक है, इसलिए उसको बाइफरकेट करना जरूरी है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। ठीक है सर, समझ आ गया। तो कैसे कैसे बाइफरकेट करेंगे? तो सर हम इसको बाइफरकेट करेंगे कि अगर आपका सिक्योर, ये देखो दो चीज थी पहले, ये अलग थी बाइफरकेशन 23/7/2024 से पहले, लेकिन उसके बाद कुछ अमेंडमेंट आई और इसके जो प्रोविजन है वो चेंज कर दिए गए हैं। तो आपको दोनों भी रिमेम्बर करने की जरूरत है और आपको न्यू अमेंडमेंट तो जरूरी है रिमेम्बर करने की। ठीक है, तो आप अपना एग्जाम कब दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ये अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सर क्या है, सबसे पहला सिक्योरिटी, अगर आपने किसी भी तरह की सिक्योरिटी परचेज कर रखी है, सिक्योरिटी मतलब शेयर, स्टॉक्स एंड गोल्ड, ठीक है, जो आपके लिस्टेड होते हैं, ठीक है, वो आपकी सिक्योरिटी होते हैं। अगर आपने कोई भी आपके पास सिक्योरिटी है जो कि अदर देन यूनिट्स, यूनिट्स के अलावा, ठीक है, यूनिट्स के अलावा अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी ली है, मतलब यूनिट मतलब म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के अलावा अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी है आपके पास में जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंडर लिस्टेड है, ठीक है, तो उस केस में, और दूसरा यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूटीआई, अगर आपके पास यूटीआई की यूनिट्स है और जीरो कूपन बॉन्ड्स है, उस केस में अगर आप उसको होल्ड करते हैं लेस देन 12 मंथ तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है, और 12 मंथ से ज्यादा उसको होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है। तो लिस्टेड शेयर तो ऊपर कवर हो गए यहाँ पर, लेकिन अगर वो शेयर आपके अनलिस्टेड है, ठीक है, अनलिस्टेड शेयर है तो आपके कवर होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर वो शेयर्स लिस्टेड हैं तो 12 मंथ का पीरियड कैलकुलेट होगा, और अगर अनलिस्टेड है तो 12 मंथ की जगह 24 मंथ का आपका अप्लीकेबल हो जाएगा, कि अगर 24 से कम आपके पास है तो शॉर्ट टर्म और 24 से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। ठीक है, और लैंड और बिल्डिंग और बोथ, अगर आपके पास लैंड है या बिल्डिंग है उस केस में भी 24 मंथ का प्रोविजन लगता है, कि अगर 24 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म एंड 24 मंथ से ज्यादा है तो। ठीक है, लिस्टेड यूनिट्स ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट, अगर आपके पास में बिजनेस ट्रस्ट की कोई भी लिस्टेड यूनिट्स हैं, ठीक है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, आपके पास में कोई भी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हैं लेकिन वो शेयर्स नहीं हो सकते, हो सकता है आपके पास कोई म्यूचुअल फंड्स की यूनिट है लेकिन वो लिस्टेड म्यूचुअल फंड नहीं है, ठीक है, या कोई और तरह की आपका सिक्योरिटी है जो कि आपकी लिस्टेड नहीं है, तो वहां पर आपके 36 मंथ का प्रोविजन लग जाएगा। और इसके अलावा जो भी कैपिटल एसेट बच गए जो ऊपर कवर नहीं हुए उसके ऊपर भी 36 मंथ का प्रोविजन लग जाएगा। अगर लेस देन 36 मंथ है तो शॉर्ट टर्म एंड मोर देन 36 मंथ है तो लॉन्ग टर्म। ठीक है सर, अब इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई, तो अमेंडमेंट में यहाँ पर 36 मंथ का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, ओनली 12 और 24 मंथ का रखा गया है। ठीक है, और मोस्टली चीजों को 12 में ही कवर कर दिया है, 24 में तो बहुत कम पर रखा गया है, सॉरी मोस्टली को 24 में रखा गया है और 12 में तो बहुत कम पर रखा गया है। तो 12 में क्या क्या रखा, वही ऊपर सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जो भी आपकी सिक्योरिटी आपके पास है जो कि लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, लेकिन ऊपर एक कंडीशन थी अदर देन यूनिट्स, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन हटा दी गई है, यहाँ पर यूनिट्स को भी कवर करा गया है। अगर आपके पास कोई यूनिट्स भी है, ठीक है, किसी भी तरह की यूनिट्स है, सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड, आपके पास कोई भी शेयर एक्सचेंज कुछ भी है, और अगर वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है तो वहां पर 12 मंथ का पीरियड यहाँ पर लगेगा। यूनिट्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड ये पहले की जैसे ही है और जीरो कूपन बॉन्ड्स भी पहले की जैसे ही है। ठीक है, ऊपर की दो कंडीशन तो सेम है, ये दो कंडीशन तो आपकी सेम रखी गई है, लेकिन ये कंडीशन चेंज हो गई, यहाँ पर अदर देन यूनिट्स का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। ठीक है, अदर देन यूनिट्स हटा दिया गया, अब आपकी सारी यूनिट्स यहाँ पर कवर हो जाएंगी, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी शेयर, कुछ भी आपके पास डिवेंचर कुछ भी हो, अगर वो लिस्टेड है तो 12 मंथ का पीरियड, अनलिस्टेड है 24 मंथ का पीरियड। ठीक है, यूटीआई की यूनिट्स है 12 मंथ, जीरो कूपन बॉन्ड से 12 मंथ, उसके अलावा जो भी बच गया, आपके लैंड बच गया, अनलिस्टेड सिक्योरिटी बच गया, कोई भी बिजनेस ट्रस्ट हो गया, कुछ भी बच गया आपका, सारा अदर्स के अंदर चला जाएगा और सारे पे 24 मंथ का आपको कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, आगे आपको मेरी बात समझ? ठीक है सर, ये एक नोट है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार उसको रीड कर लीजिए। ठीक है? अब अब सर एक आया पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स अक्वायर्ड ऑन रिडम्पशन ऑफ जीडीआर, कि एक जीडीआर का कॉन्सेप्ट होता है जो कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट हम उसको बोलते हैं, जिसके पास फॉरेन की जो कंपनीज हैं, होल्डिंग शेयर्स इन कंट्री, कि आपको अगर आप फॉरेन कंट्री में किसी और कंट्री में कोई भी शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं तो आपको वहां पर एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है कि आप शेयर्स ना खरीद के एक्चुअली आप जीडीआर खरीद लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप उस जीडीआर को कन्वर्ट करके अगर कभी एक्चुअल शेयर्स में अभी कन्वर्ट करेंगे, तब आपकी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग उस एक्चुअल शेयर की है वो तभी से कैलकुलेट होगी जब से आपने जीडीआर को रिडम्पशन किया था, मतलब जिस डेट पे आपने जीडीआर को रिडीम करके एक्चुअल शेयर्स में कन्वर्ट किया था उस दिन से आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग एक्चुअल शेयर्स की स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल से मैं इसको समझाता हूँ आपको। ठीक है, मान लीजिए आपने 1/4/2020 को जीडीआर परचेज किए थे,
वर्थ रुपीज 1 लाख के, ठीक है। और 1/4/2021 को GDR का मार्केट प्राइस हो चुका है रुपीज 1,10,000 और आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक्चुअल शेयर्स के अंदर, ठीक है। एंड अब आप इसको 1/4/2022 को सेल कर रहे हैं एक्चुअल शेयर्स। तो सर आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी? आपने कहा था शेयर्स लिस्टेड होते हैं, लिस्टेड शेयर्स में आपने 1 साल का टर्म दिया था हमें कि अगर 1 साल से कम है, ये आपको इसको 1/4 की जगह 31 मार्च 22 कर लीजिए, ठीक है। 1/4 से कम है तो आपका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो अब तो सर कहेंगे कि हमने इसको 2 साल हो गए, 1/4/20 से 1/4/22, तो ये हो गया 2 ईयर, तो इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आना चाहिए। तो सर नहीं, आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट होगी 1/4/21 से 1/4/22 तक, जो कि आपका लेस देन है, तो ये आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि ट्रांसफर के अंदर ही नहीं आती है, ठीक है सर। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि ट्रांसफर के अंदर ही नहीं आती है, जो कि सेक्शन 47 में कवर होती है। सेक्शन 47 के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, लेकिन आपके इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड यही है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आ गई सेक्शन 47(6)(a) की, जो कि बात कर रहा है कि ट्रांसफर हो रहे हैं। पहले मेरी एक बात समझिएगा, एक केस मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। ठीक है, एक है एक्स लिमिटेड, एक है वाई लिमिटेड। तो क्या हुआ, ये है आपकी यूएसए बेस्ड कंपनी और ये है आपकी यूके बेस्ड कंपनी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक कंपनी है जेड लिमिटेड जो कि है इंडियन कंपनी, ठीक है। और यूएसए की जो कंपनी एक्स लिमिटेड, इसमें होल्ड करती है 50% होल्डिंग शेयर्स, मोर देन 51% होल्ड करती है। तो बेसिकली ये इसकी सब्सिडरी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड ये दोनों हो गई हैं अमलगमेट, ठीक है। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के अंदर अमलगमेशन हो गया है और नई कंपनी वाई लिमिटेड ही आ चुकी है यूके की। अब क्या हो रहा है, सॉरी यूके नहीं, हम इसको भी यूएसए की ही रख लेते हैं, थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। यूएसए की कंपनी है, अभी हो गई है। तो क्या होगा, इसके सारे असेट्स जो हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे, तो उसके साथ में ये भी ट्रांसफर होगा, होल्डिंग ट्रांसफर। तो सर क्या हुआ, इंडिया के बाहर की दो कंपनियां हैं जो आपस में अमलगमेट हो रही हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जो है एक इंडियन कंपनी पे आ रहा है, उसके शेयर्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं। तो सर आप कहेंगे यहाँ पर तो कैपिटल गेन लगना चाहिए, इंडिया की कंपनी के शेयर हैं, एक कंपनी ने उठा के दूसरी कंपनी को बेच दिए हैं, तो आप इस पे कैपिटल गेन क्यों नहीं लगा रहे हैं? ठीक है सर, लगता है कैपिटल गेन लगता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन दी गई है। क्या एक्सेप्शन है, at least 20% of the shares of the shareholders of the amalgamating company must be contained remain shareholder of the amalgamated company, ठीक है। क्या कहा गया, सर मान लीजिए इस कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स थे, 100 शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, उनके पास में मान लीजिए 1 लाख शेयर्स थे। तो 100 शेयर होल्डर में से एटलीस्ट 25 शेयर होल्डर विल बी सेम, कि कम से कम 25% आपके शेयर होल्डर नई कंपनी में भी शेयर होल्डर होने चाहिए, उसको उस नई कंपनी के शेयर में मिलनी चाहिए, ठीक है सर। दूसरी कंडीशन, ये है, such transfer should not be attract capital gains in the country it which amalgamation company is incorporated, कि जिस कंट्री में अमलगमेटिंग कंपनी मतलब वाई लिमिटेड जो कि अमलगमेटिंग है,
कंपनी जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेट हो रखी है उस कंट्री में इस ट्रांजैक्शन पे कोई भी टैक्स नहीं आता है। सर अगर उस कंट्री में ही इस ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है तो हम अपनी कंट्री में भी इस ट्रांजैक्शन पे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। आई बात समझ में? लेकिन अगर इसमें क्या होता, 25% शेयर होल्डर्स के अलावा कुछ कम परसेंटेज में शेयर होल्डर जाते हैं, मान लीजिए ओनली 24%, 24 जाते हैं, ओनली 24 शेयर होल्डर्स, देन ये टैक्सेबल हो जाती। आई बात समझ में? दूसरा 47 बने, 47(6) से हमने देख लिया। अब दूसरा 47(6)(a)(b) जो है कि क्या बात करता है, any transfer by way of amalgamating foreign company to the amalgamated foreign company in a scheme of amalgamation of two foreign company। ठीक है सर, तो क्या हुआ, ये तो आपका सेम है कि आपकी फॉरेन की कोई दो कंपनी आपस में अमलगमेट हो रही है, ठीक है। लेकिन यहां पर कंडीशन था शेयर हेल्ड इन एन इंडियन कंपनी, की जो कंपनी है, कौन सी कंपनी, कौन सी सर, जो कैपिटल से ट्रांसफर हो रहा है, जो भी कैपिटल से ट्रांसफर हो रहा है उसमें क्या था, शेयर होल्ड कर रखा है उन्होंने किसी भी इंडियन कंपनी के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या है, शेयर होल्ड नहीं कर रखा, शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, जो कंपनी के फॉरेन कंपनी में शेयर होल्डर है उन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है। वो क्या है, विच ड्राइव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम द शेयर्स ऑफ अ इंडियन कंपनी। मतलब जो बाहर फॉरेन में कंपनी है उसका कोई भी खुद का वजूद नहीं है, खुद का कोई भी बिजनेस नहीं है, वो अपनी सारी वैल्यू इंडिया के अंदर जो कंपनी है उसी से ड्राइव कर रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक फेमस एग्जाम्पल आता है हमारा वोडाफोन और हचेसन का, तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड, इंडियन कंपनी, यूएसए की कंपनी और यूएसए की कंपनी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका खुद का कोई भी बिजनेस नहीं है, बट इसने इस कंपनी में मान लीजिए 70% शेयर होल्ड कर रखे हैं, इस कंपनी के पास 70% शेयर्स हैं और ये कंपनी है, इसका बिजनेस है इंडिया में। अब क्या हो रहा है, ये कंपनी जो है इसके अंदर अमलगमेट हो जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कंपनी भी इसके पास चली गई। क्या हुआ इस केस में, पूरी की पूरी कंपनी ट्रांसफर हो गई है। ये जो कंपनी है इसमें 70% शेयर होल्डर ये थे, अभी एक तरह से कंपनी पूरी की पूरी ट्रांसफर हो चुकी है, इसकी जो मेजर होल्डिंग है वो अभी वाई लिमिटेड हो चुकी है। पहले इसको ओन कर रही थी, गवर्न कर रही थी एक्स लिमिटेड, लेकिन अब इसको ओन एंड गवर्न करेगी कौन, वाई लिमिटेड। तो इसकी तो पूरी होल्डिंग ट्रांसफर हो चुकी है। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपने इंडिया का बिजनेस एक तरह से बाहर बैठे बैठे बेच दिया है, तो कैपिटल इंडिया के अंदर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। लेकिन वही बात, कुछ एक्सेप्शन, क्या, अगर इसके 100 में से 100 शेयर होल्डर थे, उसमें से अगर 25% और मोर सेम है, तो सर क्यों होगा, वही मालिक तो उठ के वहां चले गए ना, वही मालिक उठ के वहां चले गए, तो नो टैक्स। और इन यूएसए देयर इज नो टैक्स इन दिस ट्रांजेक्शन। अगर यूएसए के अंदर ही इस ट्रांजेक्शन पे कोई टैक्स नहीं है तो आप इंडिया में टैक्स क्यों लेंगे, तो इंडिया में भी आप कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। तो सर वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, at least 25% of the shares of the amalgamating foreign company must remain the shareholder of the amalgamated foreign company। 25% शेयर होल्डर वही होने चाहिए। यहाँ 25% नंबर शेयर होल्डर्स के नंबर पे है, 25% वैल्यू पे नहीं है। हो सकता है कोई एक शेयर होल्डर मेजर शेयर होल्डिंग लेके बैठा है, वो वहां चला गया, नहीं, 25% शेयर होल्डर जाने चाहिए, शेयर्स नहीं जाने चाहिए, शेयर होल्डर जाने चाहिए, ठीक है। शुड such transfer should not attract capital gains in the country in which the amalgamating companies or incorporated। जिस कंट्री में amalgamating company incorporate हो रखी है उस कंट्री में कोई भी कैपिटल गेन का टैक्स इस ट्रांजेक्शन के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर उस कंट्री में नहीं आ रहा है तो हम इंडिया के अंदर भी नहीं आने देंगे, ठीक है सर। अब क्या हो रहा है, ये तो हमने अमलगमेशन का केस देखा था, लेकिन अब सेम डीमर्जर का केस आ गया।
क्या आया, यहाँ क्या आया कि मान लीजिए आपकी ये थी एक्स लिमिटेड, ठीक है। अब इसके क्या हो गए, दो पार्ट हो गए, एक बन गई एक्स लिमिटेड, एक बन गई वाई लिमिटेड। ये हो गई मेन कंपनी और ये बन गई आपकी डीमर्ज्ड कंपनी। तो क्या होगा, इस कंपनी के कुछ शेयर होल्डर होंगे, उनको पहले उनकी होल्डिंग इस कंपनी में थी, शेयर होल्डर थे, अब वो इस कंपनी के भी शेयर होल्डर बन जाएंगे। ठीक है, जो एक्स के शेयर होल्डर थे वो वाई के भी शेयर होल्डर हो चुके हैं। ठीक है सर। अब क्या हो रहा है, इस कंपनी की एक सब्सिडरी थी जेड लिमिटेड, जो कि थी इंडिया के अंदर। अब क्या हुआ, पहले इसकी ओनर जो थे वो एक्स लिमिटेड थी, ठीक है, लेकिन अब इसकी ओनर वाई लिमिटेड बन जाएंगी। कैसे बन जाएंगी, हो सकता है इसने अपने डीमर्जर के केस में असेट्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अगर डीमर्ज हो रही है कोई कंपनी तो एक्स लिमिटेड जो है वो वाई लिमिटेड को कुछ अपने असेट्स ट्रांसफर करती है और उसके अंदर ये कंपनी उसने ट्रांसफर कर दी है, सब्सिडरी थी, ओनर एक्स टू वाई हो गया। कि उसने क्या करा, अपने जो एसेट्स ट्रांसफर करते हैं उसके अंदर सब्सिडी को ही ट्रांसफर कर दिया कि सर आप अपनी ये वाली सब्सिडी जो हमारी है इसको उठा के ले लो। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गया, इसकी ये मेन कंपनी ये थी, अब इसके मालिक ये बन गए हैं, ओनर्स विल बी चेंज। तो सर ये क्या बात हुई, वही बात हो गई, आपने कंपनी उठा के बेच दी इंडिया की, इंडिया के बाहर बैठे बैठे, तो इस पे ट्रांजेक्शन टैक्स आना चाहिए। लेकिन वही बात यहाँ पर हमने कुछ एक्सेप्शन दी। क्या एक्सेप्शन दी, देख लेते क्या, कि जो शेयर होल्डर्स थे इन एक्स लिमिटेड, कितने, 3/4 वैल्यू के, मतलब 3/4 हो गया 75% शेयर होल्डर, ठीक है, वो रिमेन, वो होल्ड करते हैं वैल्यू न्यू कंपनी में। मतलब 75% शेयर होल्डर जो वहां थे वो यहां भी हैं। मतलब जैसे मान लीजिए शो शेयर होल्डर थे इन एक्स लिमिटेड, अब उनमें से जो 75 शेयर होल्डर हैं आर नाउ ऑल्सो शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड। ठीक है, मतलब 75%, 3/4 अगर शेयर होल्डर सेम है अगर आपके, तो माना जाएगा ये तो आपका कोई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं हुई, वही ओनर्स वहां थे, वही ओनर्स यहाँ पर उठ के आ गए हैं, बस ये एक ट्रांजेक्शन हुई है, तो इस पे हम टैक्स नहीं लेंगे, कैपिटल गेन्स नहीं होगा। साथ में उस फॉरेन कंट्री में यानी यूएसए में भी इस ट्रांजेक्शन पे कोई भी टैक्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर उस कंट्री में कोई टैक्स नहीं आ रहा है तो मतलब इंडिया के अंदर भी हम इस ट्रांजेक्शन में कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। तो पढ़ लेते हैं वो ये क्या कह रहा है सेक्शन, एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ डिमर्ज फॉरेन कंपनी टू आर रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी, कोई भी ट्रांसफर हुआ है डिमर्ज कंपनी यानी एक्स लिमिटेड टू आ रिजल्टिंग वाई लिमिटेड, कोई भी अगर आपका ट्रांसफर हुआ है एक्स लिमिटेड से वाई लिमिटेड पे इन स्कीम ऑफ डीमर्जर, डीमर्जर की स्कीम के अंदर ट्रांसफर क्या हुआ है, शेयर्स और शेयर्स हेल्ड इन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी के अंदर कोई भी शेयर्स जो होल्ड कर रखे हैं वो ट्रांसफर हुए। तो कब किस केस में आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, आपको एग्जेम्पशन मिलेगी इस केस में, द शेयर होल्डर्स होल्डिंग एट लीस्ट 3/4, holding at least 3/4 in value of a shares of a demerged foreign company contains to remain shareholders of the resulting foreign company, कि वो remain, वो अभी भी शेयर होल्डर्स हैं इस फॉरेन कंपनी के। Such transaction should not attract tax on capital gains in a country in which the demerged foreign company is incorporated, जिस कंट्री में फॉरेन वो जो डिमर्ज कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी उस कंट्री में भी कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है इस ट्रांजेक्शन पे, तो आप इंडिया में भी कोई भी टैक्स ट्रांजेक्शन पे नहीं लेंगे।
ठीक है सर, बात आ गई समझ। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, अमलगमेशन में 2 केस पढ़े थे, जहां पर इंडियन कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, दूसरा इंडियन कंपनी से ही वो फॉरेन कंपनी जो है अपनी वैल्यू ड्राइव करती है, तो वो ट्रांसफर हो रही है। ऐसे ही यहाँ पर डीमर्जर का केस आ गया, जहां पर सबसे पहला सेक्शन देखा जहां पर आपके शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, और दूसरा सेम केस है जैसे हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ पर शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी रेफर टू सेक्शन 5 सेक्शन 9(1) फर्स्ट which derives directly or indirectly its value substantially from shares और shares in इंडियन कंपनी। यहाँ पर शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, उस इंडियन कंपनी में सब्सटेंशियल वैल्यू जो है, मतलब उस कंपनी से ही मेन बिजनेस वो जो बाहर की कंपनी कर रही है, तो वो यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। तो वही 3/4 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है सर, आ गया समझ। अब आगे, अब क्या आ रहा है कि ट्रांसफर हुआ है एक नॉन रेजिडेंट से दूसरे नॉन रेजिडेंट को, कि एक बाहर का पर्सन दूसरे बाहर के पर्सन को ट्रांसफर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बॉन्ड्स या फिर जीडीआर रेफर टू है सेक्शन 115 एसी, मतलब कुछ बॉन्ड्स और कुछ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स बाहर का पर्सन बाहर ही ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, जो कि इंडिया से एसोसिएटेड है। तो उस केस में आपका कैपिटल गेन नहीं लगेगा। किस कंडीशन में, अगर बॉन्ड्स शुड बी ऑफ एन इंडियन कंपनी, अगर जो बॉन्ड्स है वो इंडियन कंपनी के हैं और इशू हुए हैं इन अकॉर्डेंस विद नोटिफाइड स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ भी नोटिफाइड स्कीम के तहत अगर वो बॉन्ड इशू हुए हैं इंडियन कंपनी के, तब। दूसरा, अब पब्लिक सेक्टर कंपनी सोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड परचेज बाय द नॉन रेजिडेंट इन फॉरेन करेंसी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनी थी जो कि गवर्नमेंट ने सोल्ड करी है और उसको कुछ नॉन रेजिडेंट ने फॉरेन करेंसी में खरीदा है, तो उस केस में भी इस ट्रांजेक्शन पे कोई भी टैक्स नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा केस, जीडीआर शुड बी इशूड, जो जीडीआर है वो इशू करे हैं इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफाइड स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई नोटिफाइड स्कीम थी उसके तहत वो जीडीआर इशू हुए हैं अगेंस्ट इनिशियल इशू ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी एंड परचेज बाय नॉन रेजिडेंट। ठीक है, किसी कंपनी ने इनिशियल इशू में, फर्स्ट इशू में वो शेयर्स इशू किए थे और किसी नॉन रेजिडेंट ने खरीदे थे, लेकिन यहाँ पर इनिशियल इशू ही आएगा, ये चीज आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये आपका ओनली इनिशियल इशू आएगा। अगर सब्सटेंशियल इशू मतलब बाद में अगर किसी पर्सन से किसी पर्सन ने खरीदा है तो वो यहाँ पर कवर नहीं होगा। अगर इनिशियल इशू में कोई कंपनी इशू कर रही है उसको नॉन रेजिडेंट परचेज कर रहा है जीडीआर को, तो ही यहाँ पर आपका एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, और क्या है, अगेंस्ट द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक सेक्टर सोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड परचेज बाय हिम इन फॉरेन करेंसी थ्रू एंड अप्रूवल इमीडिएटली। क्या हो रहा है कि कोई शेयर्स हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी के जो कि सोल्ड किए हैं गवर्नमेंट ने और परचेज करे हैं किसी फॉरेन करेंसी पे किसी फॉरेन पर्सन ने। ठीक है, वो आ गया। issued or reissued in accordance with the notified scheme of central government against the existing shares of an Indian company purchased by him in foreign currency। ठीक है सर, क्या कि जो जीडीआर हैं वो इशू हुए हैं या फिर दोबारा से री इशू हुए हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी स्कीम के तहत, जहां पर आपके पहले से आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर थे लेकिन अब आपको उसको कन्वर्ट करके जीडीआर मिल चुके हैं, तो वो यहाँ पर कवर हो चुका है। ठीक है। दूसरा, कोई भी ट्रांसफर हुआ है आउटसाइड इंडिया एक नॉन रेजिडेंट से दूसरे नॉन रेजिडेंट में, क्या, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड बाय अ इंडियन कंपनी, अगर इंडियन कंपनी ने इंडिया के बाहर कोई भी रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू कर रखे थे जिसको एक नॉन रेजिडेंट से दूसरे नॉन रेजिडेंट ने खरीद लिया है, तो उस केस में भी भले ही इंडिया की कोई एसेट जो इंडिया के बाहर खरीदी बेची जा रही है नॉन रेजिडेंट के द्वारा, लेकिन वो भी इस ट्रांजेक्शन को जो है कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं करेगी। ठीक है सर। उसके अलावा, इसके अलावा है, कोई भी ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट्स, किसी भी तरह का कोई स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट्स जो है ट्रांसफर हो रहा है एक नॉन रेजिडेंट के द्वारा ओनर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी, कि अगर कोई आईएफएससी के अंदर कोई स्टॉक एक्सचेंज में कोई शेयर्स लिस्टेड है और उसको ट्रांसफर कर रहा है एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट से, उस केस में क्या होगा, ये जो ट्रांजेक्शन है कौन कौन सी, बॉन्ड और जीडीआर, अगर बॉन्ड और जीडीआर हो सकते हैं, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड हो सकते हैं, डेरिवेटिव हो सकते हैं और कोई भी अनदर सिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन कंडीशन ये है वो अमाउंट पे होना चाहिए, पेबल होना चाहिए फॉरेन करेंसी के अंदर ही। मतलब कोई भी कैपिटल एसेट्स जो कि नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर कर रहा है उन्हें स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड है, आईएफएससी के अंदर स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड है, वहां पर कोई भी बॉन्ड्स, जीडीआर, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, डेरिवेटिव या कोई भी तरह की सिक्योरिटी का ट्रांसफर हो रही है नॉन रेजिडेंट के द्वारा और अमाउंट पेबल हो रहा है फॉरेन करेंसी के अंदर, उस केस में भी आपका कैपिटल गेन अटैक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने
एक नोटिफिकेशन के तहत जो नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन जिसका नंबर था, क्या नंबर था सर, ये रहा, नोटिफिकेशन नंबर था 89/2022, ठीक है, जो कि आई थी 3/8/2022 को। और नोटिफिकेशन आई थी 71/2023 जो कि आई थी 12/9/2023 को। उसमें कुछ फॉलोइंग सिक्योरिटीज स्पेसिफाई की थी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड जो बॉन्ड होते हैं, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर्स, ठीक है, यूनिट्स ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, bullion depository receipt and underlying bullion, units of investment trust being rates, units of a scheme of a fund management equity launched under the IFSC authority fund, units of expense traded fund launched under IFSC authority, which are listed on the recognized stock exchange located in IFSC कि IFSC के अंदर कोई recognized stock exchange के अंदर listed है इस टाइप के शेयर्स। तो या तो आप इन सब नाम को याद कर लीजिए, या आप एक छोटी सी चीज याद रखिए, कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी GDRs अगर IFSC के अंदर लिस्टेड है और वो फॉरेन करेंसी के अंदर पेबल है, तो वो आपके जो होंगे वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। इतना आप याद नहीं कर पाएंगे, अगर कर सकते हैं तो आप सारे नाम याद कर सकते हैं, लेकिन अगर सारे नाम याद नहीं कर सकते तो आप बेसिक चीज याद कर लीजिए कि अगर फॉरेन करेंसी में अमाउंट पे और पेबल हो रहा है और IFSC के अंदर कोई स्पेसिफाइड यूनिट लिस्टेड है और नॉन रेजिडेंट में ट्रांसफर हो रही है, तो वो यहाँ पर उसका एग्जाम्पशन आपकी मिल जाएगी, ठीक है सर। दूसरा, एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट्स मेड आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट, कि कोई भी कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर करा है एक नॉन रेजिडेंट जो कि इंडिया के बाहर रहता है और किसी अनदर नॉन रेजिडेंट को, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैरिंग अ पीरियोडिकली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है जिसमें आपका इंटरेस्ट जो है पीरियोडिकली टाइम पे पे करा जाता है, वो अगर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को अगर ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर ट्रांसफर जो है शुड बी थ्रू इमीडिएट डीलिंग इन सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटी, अगर तुरंत वो इमीडिएट डीलिंग हो रही है तो उस केस में क्या हो रहा है कि एक बाहर का बंदा दूसरे बंदे को दे दे रहा है, तो हमारे इंडिया में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम इसको भी एग्जाम्प्ट करके मान के चल रहे हैं, ठीक है। अगला, एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स इनटू शेयर्स और डिबेंचर ऑफ एनी कंपनी, कि अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है जहां पर किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स जो है वो शेयर्स या डिबेंचर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो बॉन्ड्स है वापस सेक्शन 115 AC के अंदर कवर होने चाहिए, तो कंडीशन क्या है यहाँ पर कि बॉन्ड शुड बी ऑफ इंडियन कंपनी, जो बॉन्ड है इंडियन कंपनी के होने चाहिए, या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी के होने चाहिए जो सोल्ड किए हैं गवर्नमेंट ने एंड परचेज करे हैं नॉन रेजिडेंट ने। पहली देखो दो चीजें हैं कि या तो इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं या कोई PSU के शेयर्स हैं जो गवर्नमेंट ने सोल्ड किए हैं और किसी नॉन रेजिडेंट ने खरीदे हैं, और वो बॉन्ड जो है अब शेयर्स में डिवेंचर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उस केस में भी आपको यहाँ पर एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो सर ये हमने कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ एग्जेम्पशन देखी थी कि स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन थी जो कि आपकी एग्जम्प्ट रहने वाली है, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन है जो कि सेक्शन 47 के अंदर ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी, ठीक है सर। तो यहाँ पर हम आज की क्लास को एंड करते हैं, तो कुछ स्पेशल प्रोविजन देखेंगे हम अगली क्लास में कि हम नॉन रेजिडेंट का कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, तो ये हम अगली क्लास में हमारा देखने वाले हैं, ठीक है सर। तो गुड नाइट, बाय बाय, आज की क्लास यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं, ओके सर, बाय।